हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और आप सभी व्यूवर्स की ओर से काफ़ी सवाल होते हैं और काफ़ी वीडियोस में कमेंट्स रहते हैं, बहुत से डाउट्स आपके होते हैं। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए, उन डाउट्स को दूर करने की कोशिश करते हुए आज की वीडियो मैंने रेडी की है। इसमें आप कुछ एक व्यूवर्स के सवाल एक साथ लिए गए हैं। और आज का जो पहला प्रश्न हमने लिया है वो है लखन वाकोडे जी का। उन्होंने ग्रहों की उच्च जो परमोच्च स्थिति है उसको लेकर हमने वीडियो रेडी की थी। उसमें उन्होंने कमेंट किया है कि जहां तक मुझे पता है चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उच्च का होता है। तो देखिए लखन जी, बिल्कुल रोहिणी नक्षत्र में उच्च का होता है, लेकिन बात वहां पर जो हो रही है वो है कि चंद्रमा जो है वो वृष राशि में कितने अंश पर परमोच्च माना जाता है। तो वो रोहिणी नक्षत्र में ही नहीं, वृष राशि में आने वाले 3 नक्षत्र और उसके 9 चरण, उन सब में ही उच्च का माना जाता है। आपने अगर हमारे नक्षत्रों वाली वीडियो को देखा हो, जिसमें हमने पूरा एलोबरेट किया है कि किस तरह से एक राशि 30 डिग्री की होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, ये पूरा एलोब्रेशन हमने दिया है। अगर आप देखें तो आपको जरूर ये चीज समझ में आएगी कि किस तरह से अश्विनी, भरणी और कृतिका मेष राशि में ये नक्षत्र आते हैं। और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, लेकिन 12 राशियों में 27 नक्षत्र में आने वाले 108 चरण का जब डिवाइडेशन किया जाता है तो हर राशि को 2.25 नक्षत्र और 9 चरण मिलते हैं। तो अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1 नक्षत्र, टोटल 9 चरण जो है वो मेष राशि में आएंगे। उसके बाद कृतिका का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण और रोहिणी के 4 चरण पूरे लिए जाएंगे और मृगशिरा के 2 चरण वो वृष राशि में होंगे। तो इन तीनों ही नक्षत्रों में इन चरणों पर जो वृष राशि में आते हैं उनमें चंद्रमा उच्च माना जाता है। लेकिन चंद्रमा परमोच्च जो है वो कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण पर जो वृष राशि में आता है 3 डिग्री तक में उच्च का माना जाता है। नक्षत्रों का, चरणों का पूरा मैथमेटिक्स, पूरा कैलकुलेशन हमारी वीडियोस में दिया जा चुका है, वो अपलोडेड है हमारे चैनल पर। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। और आपने क्वेश्चन किया है कि आप पंचांग को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर मैसेज करें और मेरी ओर से कोशिश की जाएगी कि मैं जल्द से जल्द आपका जवाब दे सकूँ। अगला जो सवाल है वो हमारे व्यूवर पवन रोहिरा जी ने किया है। सबसे पहले तो पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अप्रिसिएशन किया है, हमारी वीडियोस को आप पसंद करते हैं और हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाएं। आप इसी तरह से अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। और आपका क्वेश्चन है कि जब गोचर ने ही रिजल्ट देना है तो दशा महादशा का क्या महत्व होता है। देखिए, हमारे जन्म समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह हमारा जन्म चंद्र नक्षत्र होता है और उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की महादशा स्टार्ट होती है और उसी सीक्वेंस में सारी महादशाएं हमारे जीवन में चलती हैं। महादशा का महत्व कम नहीं आंका जा सकता है। गोचर और महादशा दोनों पूरक हैं, एक साथ चलते हैं। हमारे जन्म समय से लेकर जो महादशा चलती है वो हर एक हाउस को एक्टिवेट करती हुई सीक्वेंस वाइज चलती है। जैसे कि जो हमारे जीवन की जो पहली महादशा चलेगी वो हमारे पहले घर को, यानी कुंडली के प्रथम भाव को एक्टिवेट करती हुई उसकी विशेषताओं को, उसकी क्वालिटीज को हमारी लाइफ में उसके फल देगी, उसकी क्वालिटीज को बढ़ाएगी। और जैसे ही जीवन की दूसरी महादशा शुरू होगी तो दूसरे भाव का फल मिलेगा, जब तीसरी महादशा होगी शुरू तो तीसरे भाव का फल मिलेगा। तो यानी महादशा जो है हमारे जीवन को एक सही दिशा देती है, दिशा में ले जाती है। जब भी किसी ग्रह की महादशा चलती है तो वो कुंडली के जिस भाव का स्वामी है या जिस भाव में स्थित है उस भाव के कारकत्व को एक्टिवेट करता हुआ हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जिस भी ग्रह की महादशा हमारे जीवन में चलती है वो जिस भाव का स्वामी है, महादशानाथ, या जिस भाव में वो स्थित है उस भाव के फलों को एक्टिवेट करता है, कारकत्व को एक्टिवेट करता हुआ फल प्रदान करता है। और महादशा बहुत लंबे समय की होती है, इसलिए गोचर को देखा जाता है कि जिस भाव में महादशानाथ स्थित है या जिसका स्वामी है, गोचर में वही ग्रह जो है वो किस तरह से, किस भाव से गोचर कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग जो है वो परिणाम देखे जाते हैं। तो महादशा और गोचर दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो सवाल अब हम ले रहे हैं वो है आशीष देशमुख जी का, जिन्होंने पूछा है कि कोई हर ग्रह जो है कुंडली में किसी न किसी भाव में, राशि में, नक्षत्र में और चरण में स्थित होता है,
लेकिन वह ग्रह अपनी दशा अंतरा में, महादशा में किसका फल सबसे ज़्यादा देगा, राशि का या नक्षत्र का, चरण का या भाव का। तो आशीष जी, ज्योतिष जो है वो किसी एक चीज़ पर तो नहीं टिकी हुई है, सब चीज़ें साथ लेकर चली जाती है। लेकिन बेसिकली आप बात करें राशियों की, तो राशियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। राशि जो होती है, ग्रह जो एक्ट कहाँ करेगा वो हमें भाव बताता है, लेकिन ग्रह एक्ट कैसे करेगा वो हमें राशियां बताती हैं। 1 से लेके 12 राशियां जन्म कुंडली के 1 से लेके 12 भावों को रिप्रेजेंट करती हैं। सो जो भी ग्रह जिस राशि में होता है उसके कारकत्व को, उसके गुणों को ग्रहण कर लेता है, उसके नेचर को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि राशियां चर होती हैं, स्थिर होती हैं, द्विस्वभावी होती हैं। राशियां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्रिकोण को रिप्रेजेंट करती हैं। राशियों के तत्व होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है कि अग्नि तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि और वायु तत्व की राशि, जल तत्व की राशियां, ये राशियां होती हैं। सो इन सब का प्रभाव जो है वो ग्रह अपने ऊपर लेता है, ग्रह पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि बुध ग्रह जो है वो मंगल की मेष राशि में है, तो मेष अग्नि तत्व राशि है और मंगल की राशि है। तो ऐसे में वो बुध जो है उसका क्या प्रभाव होगा कि जो व्यक्ति की वाणी होगी वो बहुत तेज होगी, तीव्र होगी और बहुत ही जल्दी जल्दी से बोलने वाला वो व्यक्ति होगा। और अगर वृश्चिक राशि में बुध है तो मंगल की ही राशि वृश्चिक, लेकिन वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, ठहराव की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्पीकिंग स्किल्स जो होंगे वो बहुत ही ठहराव से बोलने वाला होगा। इसी तरह से अगर हम चंद्रमा को ले तो मन का कारक है, तो वो मीन राशि में होगा। तो मीन राशि जल तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो मन से बहुत धार्मिक होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक दो, जिससे मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से राशियां जो है वो किसी ग्रह को अमली जामा पहनाती हैं, वेशभूषा पहनाती हैं। सेकेंड चीज आती है कि भाव जो है, भाव बिल्कुल काम करते हैं। कोई ग्रह किन भावों का फल देगा तो भाव के कारकत्वों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर आप भावों को समझे, राशियों को समझे, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। और राशि में आने वाले 27 नक्षत्र और 108 चरण की तो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। दशा अंतरा में राशि, भाव, नक्षत्र, चरण ये सब साथ ही चलते हैं, सबका प्रभाव जो है सम्मिलित रूप से पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई प्रिडिक्शन करना चाहते हैं और कुंडली रीडिंग करते हुए, तो सबसे पहले आप काल पुरुष की कुंडली में 1 से लेके 12 राशि को जो घर मिले हुए हैं उसको कंसिडर करते हुए अगर आप कोई भविष्यवाणी करेंगे तो वो बहुत अच्छी सी एक्यूरेट भविष्यवाणी आपकी हो पाएगी। जैसे कि कोई ग्रह आपका वृष राशि में स्थित है, तो मान लीजिए कर्क लगन है और आपका जो है 11th हाउस में वृष राशि होगी और उसमें कोई ग्रह स्थित है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि वो ग्रह 11th हाउस का तो फल देगा ही देगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो 2nd हाउस का भी फल वहां पर देगा। इस तरह से राशियों का काफी प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का एक्ट करना जो है वो राशियों पर निर्भर करता है, लेकिन ग्रह एक्ट कहाँ करेंगे, किस भाव को एक्टिवेट करते हुए दशा अंतरदशा में फल देंगे, तो वो भाव के कारकत्व को लेते हुए करेंगे। भाव का भी पूरी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो गई। उसके बाद राशियों में नक्षत्र और चरण सबसे डीप एनालिसिस है किसी भी चीज को समझने के लिए, और क्योंकि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र स्वामी के फल को एक्टिवेट करता हुआ अपना फल देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी अब तक की अपलोडेड वीडियोस में बहुत मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप बताई है। सो प्लीज़ आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ समझ में आ पाए जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। नेक्स्ट जो सवाल है वो है आकाश सारथी जी का। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन लग्न कुंडली एंड नवमांश कुंडली। आकाशी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। लग्न कुंडली अगर बीच है तो नवमांश कुंडली उसका फल है, क्योंकि लग्न कुंडली जो है वो 1 से लेके 12 राशियों की राशि कुंडली होती है, और राशियों में आने वाले जो नक्षत्र हैं और उन 27 नक्षत्रों के 108 चरण हैं, उनमें से हर एक नक्षत्र के 9 चरण का नवमांश तैयार होता है। तो हर नक्षत्र के चरण से नवमांश स्टडी होता है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कितनी डीप स्टडी होती है नवमांश कुंडली से। और लेकिन इसमें ये डिफरेंस रहता है कि लग्न कुंडली की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि लग्न कुंडली में दृष्टियां कंसीडर की जाती है, नवमांश कुंडली में दृष्टियां कंसीडर नहीं होती है। नवमांश कुंडली जो है लग्न कुंडली के 9वें भाव का भी यानी भाग्य का भी भाग्य है।
नक्षत्र चरणों से तैयार होने की वजह से, यानी 3 डिग्री 20 मिनट के एक चरण से जो है वो नवमाश कुंडली का एक घर तैयार होता है। तो आप ये समझें कि नवमाश कुंडली चाहे मैरिज प्रिडिक्शन हो और उसके साथ साथ करियर को लेकर कोई भी प्रिडिक्शन देना हो तो नवमाश कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लग्न कुंडली में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होता है, नीच अवस्था में होता है, पर नवमाश कुंडली में वो अच्छी स्थिति में चला जाए, 100 में नवमाश में चला जाए तो वो अच्छा फल देने के काबिल हो जाता है। तो नवमाश कुंडली को लेकर भी वीडियोस मेरी ओर से अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर देखें, आपको और एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न हम ले रहे हैं वो धीरज कुमार जी ने पूछा है विष योग को लेकर कि विष योग जब किसी के बनता है तो उस जातक का सबसे बुरा एक्ट कैसा क्या हो सकता है अबाउट एनी रिलेशनशिप नॉन और अननोन पर्सन के लिए, वो किस तरह से उसका बिहेवियर हो सकता है। तो देखिए, शनि और चंद्रमा की युति से जो विष योग बनता है उस विष योग में चंद्रमा जो है वो उसकी सौम्यता नष्ट हो जाती है, क्योंकि शनि जो है क्रूर और पापी ग्रह हैं। शनि जो अंधेरे के कारक हैं, बूढ़े ग्रह हैं, धीमी चाल से चलने वाले, देरी के कारक हैं, दुख और पीड़ा के कारक हैं। तो वहीं चंद्रमा की कारक तो बिल्कुल ऑपोजिट है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है और हमारी इमोशंस को दर्शाता है, मन को दर्शाता है, माइंड को कंट्रोल करता है। और माता का जो है कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा तेज गति से चलने वाला चंचल ग्रह है और एक बच्चा ग्रह हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा है। दो ऑपोजिट कारकत्व वाले प्लैनेट जब एक साथ बैठते हैं तो बेसिकली जब शनि और चंद्रमा की युति से विष योग बनता है तो यही देखा जाता है कि व्यक्ति का मन जो है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत इरिटेशन फील करना और किसी भी काम में उसको बिना पूरा किए हुए उसे अधूरा छोड़ना और बहुत इमोशनल हो जाना और मन में एक तरह से टेंशन जो है हर वक्त रहना, वो शनि चंद्र के विष योग में देखी जाती है। ये नॉर्मल इम्पैक्ट है जो शनि और चंद्रमा की विष योग में उस व्यक्ति में देखे जाते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों में पाया है, स्पेशली कर्क लगन की कुंडली में व्यक्ति के अगर शनि और चंद्रमा की युति से विष योग बन रहा हो तो उसका प्रभाव नेगेटिव देखा गया है मन को लेकर। और क्योंकि माता कारक ग्रह भी है चंद्रमा, तो व्यक्ति की माता की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है। तो ऐसे बहुत से लग्न हैं जिसमें अलग अलग तरीके से शनि और चंद्र का विष योग प्रभावित करता है उस कुंडली को। उसमें जिस भाव के स्वामी होते हैं शनि और चंद्रमा और जिस भाव में प्लेस्ड होते हैं वहाँ के जो है भावों को उनको प्रभावित करते हुए अपना अच्छा बुरा रिजल्ट देते हैं। तो इस चीज़ को मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ। शश योग और विष योग दोनों को लेते हुए जो है एक वीडियो मेरी ओर से बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी कुंडली विश्लेषण और एग्जाम्पल्स के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज का। ये है धीरेन्द्र जी ने पूछा है कि फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र प्लेस्ड हो तो इसके क्या रिजल्ट होंगे, वेनस इन असेंडेंट, इसके क्या रिजल्ट होंगे। तो देखिए, फर्स्ट हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि को मिला हुआ है और मेष राशि आती है फर्स्ट हाउस में। और सूर्य जो है वो प्रथम भाव के फर्स्ट हाउस के आत्मकारक ग्रह सूर्य जो है वो कारक ग्रह माने गए हैं। और शुक्र के कारकत्व तो अगर आप देखें तो शुक्र जो है वो एक वैभवशाली ग्रह है, सभी सुख सुविधाओं को भोगने वाला, एक लग्जरियस लाइफ देने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। तो शुक्र जब फर्स्ट हाउस में होता है तो व्यक्ति, यानी लग्न क्या है, लग्न आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी आदतें, आपकी हॉबीज, ये सब चीज़ें जो है ये सब लग्न से देखी जाती है। आपकी हेल्थ लग्न से देखी जाती है। तो फर्स्ट हाउस में जब शुक्र आता है तो ऐसे व्यक्ति की जो हॉबीज होती हैं वो घूमना फिरना और ये सब अच्छा लगता है उसे, वो बहुत खाने पीने का बहुत शौकीन होता है और क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, कलात्मक चीज़ें पसंद होती हैं उसे। तो फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति जो होता है लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन होता है, उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत एम्बिशियस होता है ऐसा व्यक्ति। ये सब चीज़ें जो है बेसिकली काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट बताती है। लेकिन आपका लग्न कौन सा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वालिटीज उस इंसान में कम या ज़्यादा हो सकती हैं। मान लीजिए कि आपका कन्या लग्न है और फर्स्ट हाउस में ही शुक्र प्लेस्ड है तो शुक्र या नीच के हो जाएंगे, उन क्वालिटीज़ में कमी करते हुए इनमें नेगेटिविटी भी ला सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप अपनी
हॉरोस्कोप जो है, अगर आप किसी भी तरह का फल अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाएं। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। सो आप सबके सवालों का जवाब देने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। आप भी पूरा सपोर्ट करें, चैनल की वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करें। अब तक की जितनी भी अपलोडेड वीडियोस हैं उन्हें देखें, उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कॉल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर मुझसे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और वेबसाइट और एप्लीकेशन के भी लिंक दिए गए हैं, आप इन लिंक्स को फॉलो करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। और किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स, आर्टिकल पाने के लिए और दैनिक पंचांग पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर करें। इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, टॉपिक्स के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।